So, hello everyone. Welcome to our second episode of the podcast, which is Decoding India's Social Sector. Today, we have our very special guest, Manish Kumar Jha ji, and he is someone whose journey is anything but conventional. So, from working with street children in Delhi slums to serving as a drug de-addiction counselor at Tihar Jail to leading CSR initiative in the mining and energy corridors of Jharkhand, he has seen India's social realities from prison cells to power plants. I welcome you, sir, and also just wanted to Thank highlight you. his achievements as well. So he has been recognized with a couple of awards, especially the state award, the Jharkhand Health Minister Award for his leadership in the tuberculosis elimination initiative, and Mhm. also for his project for the street children. And he's been recognized, and the project has been recognized and awarded first prize multiple times by Delhi government. Also, he's been recognized by different CSRs for the amazing work he has done throughout. So he has an extensive experience of the sector. So before we dive into the policies and CSR framework, I just wanted to ask you one thing, sir. When you look back at your journey from Tihar jail to tribal Jharkhand, what is the one thread that connects your entire professional life? एट फर्स्ट जब भी मेरी मैंने जो शुरुआत की है अपने जीवन की, वो दिल्ली में जब मैं ग्रेजुएशन के बाद एक कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए वहाँ गया हुआ था। बट क्या है कि वहाँ पर जब भी मैं दिल्ली में जब मैं जाता था, तो वहाँ पर जो लोग जो सड़क पर रहते थे, जमुना बाज़ार है, उस सब क्षेत्रों में जो बेगर्स वगैरह सबकी जो पोज़ीशन स्थिति देख कर के एक मन में एक आती थी कि कुछ करें इसके लिए। जी सर। तो उसी समय मैंने जामिया में एक कोर्स चला था एनजीओ मैनेजमेंट, उसमें मैं एनरोलमेंट हुआ था बट किसी कारण से मूवमेंट होने के कारण मैं नहीं कर पाया। तो उसी समय में मुझे एक मौका मिला, सेवा भारती ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मुझे एक प्रोजेक्ट स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के 2005 में। जब ये प्रोजेक्ट मुझे लगा तो जब मेरे पास आया तो एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब थी ये, कि फर्स्ट चैलेंज ये थी कि मुझे ये प्रूव करना था कि ये जो बच्चे हैं, वो स्लम ड्वेलर्स ना हो करके पेमेंट ड्वेलर्स हैं। क्योंकि स्लम ड्वेलर्स है तो फिर मैंने मेरे एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो उनके साथ मिलकर मैंने उस पे रिसर्च किया और पता लगा कि स्लम ड्वेलर्स की जो डेफिनेशन है, वो बिल्कुल अलग है। सर थोड़ा और सा डेफिनेशन बताना चाहेंगे? हाँ, स्लम ड्वेलर्स में वो जगह होती है जिसमें एक रूम हो, जिसमें जी। बिजली की सुविधा हो और उसमें एक टॉयलेट हो, उसमें लोग जा कर के रहने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, दैट इज़ कॉल्ड स्लम एरिया। पेमेंट डेवलप ये होते हैं जो रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, जो सड़क के किनारे रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेमेंट डेवलप। तो ये सब करके मैंने गवर्नमेंट को मेरे जो सुपरविज़न में उसमें गया और गवर्नमेंट ने इसे माना, दैट्स राइट, ऑल ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन आर पेमेंट डेवलप और स्ट्रीट चिल्ड्रन। और क्या हुआ कि जब मैं उसमें अंदर में गया, जब मेरे तो उसमें एक 300 स्ट्रीट चिल्ड्रन की टारगेट होती है। मैंने देखा कि नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन हैं, वो हुँ, मिनिमम है। मैंने देखा कि वो दिल्ली की सबसे बड़ी एक झुग्गी स्लम एरिया झुग्गी-झोपड़ी स्लम बोथ आर डिफरेंट। जी। तो दिस इज़ कॉल्ड कलंदर कॉलोनी, सबसे बड़ी झुग्गी-झोपड़ी है। हुँ, हुँ। तो उसी के बगल में दिल्ली में बस्ती विकास केंद्र अलॉट होता है, जो भी सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो काम करते हैं, उनको मिलता है और सेवा भारती को सबसे ज़्यादा ये बस्ती विकास केंद्र अलॉट था उस समय में, जिस समय मैं काम कर रहा था। सर अभी भी है तो ये बस्तियाँ एलोकेट हाँ, होती हैं? अभी भी है। आप कलंदर ये जो जाएँगे दिलशाद गार्डन में, हुँ, के हुँ। बगल में जब आप जाएँगे और ये सीमापुरी के पास आगे ज़रा-सा बढ़ेंगे, वो चला जाता है यूपी की तरफ चला जाता है, ये चला जाता है आनंद विहार टर्मिनल की तरफ। जी। ये जस्ट आप राइट में देखेंगे तो देखेंगे तो कलंदर कॉलोनी अभी भी है। और कलंदर कॉलोनी इसलिए नाम पड़ा था कि उसमें जितने भी लोग हैं, अब की स्थिति तो मैं बहुत लगभग 15 इयर्स एबव पहले की बात कर रहा हूँ, इससे पहले चला आया हूँ मैं। सभी लोग वहाँ पर रैग पिकर्स, बंदर नचाने वाले, भालू नचाने वाले, साँप पालने वाले और सभी लोग उस तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। मेरे पास एक चैलेंज थी कि उस इतनी बड़ी रिसोर्सेज़ होने के बावजूद, इतनी बड़ी स्टेक होल्डर होते हुए भी, हम लोग जो है जो हमारे जो अदर्स स्टेट एजुकेटर या नेशनल टैलेंट अदर टीम थी, वो उसको लेके नहीं आ पा रही थी। हुँ, हुँ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जो आप इस पे क्यों नहीं स्टेक होल्डर पर अपने कंसंट्रेशन क्यों नहीं रखते हैं? बोले कि ये लोग हम लोग थक गए हैं, लोग नहीं आते हैं। और क्या मैं रीज़न था वो लोग जा नहीं रहे थे?
नहीं, उन लोगों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अच्छा। उनकी सीएसडब्ल्यू लोग थे, फैमिली सीएसडब्ल्यू, कमर्शियल सेक्स वर्कर, जितने भी ड्रग एडिक्ट हैं, ऐसे जी। बहुत सारे वहाँ पे दिल्ली की ये झुग्गी-झोपड़ी की एक खासियत है कि उसमें जितने भी क्राइम होते हैं, सब उसी में समाहित होता है। और ये था कि सेवा भारती में 99.9% एक दुक्का ही जेंट्स काम करने वाले मिलेंगे आपको। जी। वो लोग लेडीज़ थी, बोले ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम जाना शुरू किए, फर्स्ट डे तो पूरी टीम थी उस लोग की, सब तैयार होकर के, भालू लेकर के, कोई-कोई कुछ लेकर के जा रहा है। बोले भाई बच्चे तो पढ़ाने के लिए, ये पागल हो गए हो? गाली भी दे दो। भाई बंदर क्या तेरा बाप नचाएगा या भालू तेरा बाप नचाएगा? ये करतब दिखाते हैं और काम करते हैं। तो फिर सबों ने बोला देख लिया भैया यही तो है यहाँ की सिचुएशन कंडीशन। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं फिर। कैसा फिर 2 सँभाला दिन फिर? बाद फिर 2 दिन बाद फिर गया मैं। जी। और उस समय गया शाम का, आप लोग मत जाइए लेडीज़ हैं, हम और एक स्ट्रीट एजुकेटर फिर जेंट्स थे उनके साथ गए। उस समय हम लोग पी रहे थे। उस समय बहुत बुरा सुनाया हम लोगों को। बोले आप लोग तो मानते कहते हो अपनी भाषा में क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो अयोध्या के आस-पास और राजस्थान के आस-पास उस सब से माइग्रेट होकर के आते हैं। जी। तो उन लोग की भाषा और वही रह रहे हैं, बहुत सालों से रहते आ रहे हैं, उनकी भाषा बहुत खराब भाषा होती थी। बट मैंने हिम्मत नहीं हारा और 4 बार, 5 बार जो मीटिंग में किसी को धीरे-धीरे 1-2 को कन्विंस करने के बाद, वो अंत में तैयार होने के लिए तैयार थे गए और बच्चियों को मैंने लाया। मैंने 300 टारगेट को पूरा किया फर्स्ट ईयर में और उसको वही नहीं, उसको एजुकेशन देके इलिटरेसी एंड न्यूमेरेसी देकर के उन बच्चों को एमसीडी के स्कूल में उसको एनरोलमेंट कराया। वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके बच्चे लोग को अच्छे से अच्छे वहाँ पे मेरा जो है वो जो पीरियड था वो 4 साल का था। उस 4 साल में मैंने अच्छा अचीवमेंट किया और उसी बच्चों से जब ये जो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था, उसमें तो ये जो होता है प्रगति मैदान में, एक होता है गांधी जयंती मेला पुरस्कार हर एक साल दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ होता है। उसमें जी। जितने भी एनजीओज़ हैं, गवर्नमेंटेड ग्रांट जो भी होते हैं, सभी ऑर्गेनाइज़ेशन वहाँ आते हैं, अपनी प्रदर्शनी को मतलब कि ये नहीं कि आप बना के लाए हैं और भेज दिए, वो नहीं। वहीं पे जो है सो प्रैक्टिकल करके दिखाएँ और उस स्थिति में प्रैक्टिकल में मुझे देखा गया और मेरे प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज़, देन सेकंड ईयर सेकंड प्राइज़, थर्ड ईयर फिर फर्स्ट प्राइज़। तो ये मेरी जर्नी थी वहाँ पे। मैंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया, बच्चे बहुत अच्छे पोज़ीशन में गए। सर आपने 1 डिकेड काम किया था शायद मुझे जो समझ में आ रहा है। एक हुँ, 1 दशक तक आपने काम किया वहाँ पे। तो हुँ, अलग-अलग सेक्शंस में अलग-अलग जगहों में काम किया होगा जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, हुँ, ओवरब्रिज के नीचे हो गया और जैसे हुँ, आपने बताया कि वो जो बस्तियाँ थी, वहाँ हुँ, पे काम किया होगा। हुँ। तो क्या चैलेंज सर आपको उस समय लगता है कि था और आज भी है? उसमें एक जो सबसे ख़ास लोग हैं उनकी मैं चर्चा करना भूल गया। उसमें एक होता है गाड़िया लोहार फैमिली। आप जब दिल्ली में मूवमेंट करेंगे तो देखेंगे कि जो वो लोहा का जो सामान है, हुँ। उनके बारे में कहानी है कि जब उनका चित्रा विहार एक आपको शाहदरा के पास चित्रा विहार एक जगह है, वहाँ पे मेरी वो प्रोजेक्ट चलती थी गाड़िया लोहार के परिवार में। वो लोग सिर्फ़ रोड पे रहते हैं। उनको हुँ। क्या हुआ कि सरकार ने कई बार ऑफ़र दिया, उनकी जगह पे ज़मीन देना है, सब कुछ देना है, आप वापस आ जाओ। बट उन्होंने कहा था कि जिस समय में महाराणा प्रताप जब निकले थे, वन-वन भटक रहे थे, अपने देश से लड़ने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, ये गाड़िया लोहार परिवार जो है, वो उनके साथ जाता था और उनके अस्त्र को बनाने के लिए। महाराणा प्रताप ना रहे, लेकिन उनके वंशजों ने एक कसम खाई थी कि मैं अब कभी भी वापस अपने घर नहीं जाऊँगा और वो अभी तक कायम है। गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई उनके लिए, बहुत सारी स्कीम्स बनाए, बट उनका एक ही कहना है कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, जो मेरे पूर्वजों ने कह दिया कि मैं अब वापस नहीं जाऊँगा, तो नहीं जाऊँगा। वो लोग अभी भी हर एक जगह भटक रहते हैं। उन परिवारों पर भी 3 मेरा वहाँ पर सेंटर चलते थे और उन बच्चों को क्या होता है ना कि एक 2 साल, 3 साल जब हमने उसको एमसीडी में एडमिशन कराते थे, उसके बाद उनकी ड्रॉप आउट जो रेशियो है, उसको फ़ॉलो अप की प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हमने देखा है, चाहे वो गवर्नमेंट की प्रोग्राम हो, चाहे कॉर्पोरेट की प्रोग्राम हो, ये फ़ॉलो अप जो गैप है, वो सबसे बड़ी हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक जस्ट प्रोग्राम शुरू कर देना है, चल रहा है, चलते रहना है, चला तो ठीक है, नहीं तो गैप तो इसके कारण सबसे बड़ा फेल्योर ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। सर एक और चीज़ है कि क्या आपने ये ऑब्ज़र्व किया बच्चों में कि बच्चे भी एडिक्शन का शिकार हैं या फिर गलत आदतों के शिकार हैं और पढ़ाई के साथ-साथ कुछ और इंटरवेंशन की आवश्यकता थी उस समय?
बिल्कुल, ये जो बताया ना मैंने कि जो भी मेरे जो हैं स्टेट में हम लोग रेलवे स्टेशन के भी बच्चे होते थे। ये जो होता है कि क्या होता है ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में ये था कि सिर्फ़ बच्चे को आप कुछ सीमित 5 आवर्स के लिए उसको रखना है। तो वो जो बच्चे जो एलोन हैं और उसको फिर लाना है, फिर उसके बाद उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर ये नहीं होना, ये सबसे बड़ी थी। मैं इसमें भी एक प्रोग्राम का चर्चा करूँगा कि एक समय क्या हुआ था कि अ सलम बालक ट्रस्ट का नाम सुने होंगे। प्रवीण मीरा नायर जो एपस्टीन फाइल में भी उसका नाम आ रहा है, जो एनआरआई है, उसकी माँ थी प्रवीण नायर जो सलम बालक ट्रस्ट चलाती है दिल्ली में। उसके बाद आपको है बटरफ्लाई जो गीता पानीकर है, उसकी डायरेक्टर थे। उसके बाद आपको प्रयास जो है, जो आमोद कंठ जो कमिश्नर थे, उनके राजीव हल्दर जो देख रहे थे उसको। इन सबों को बुलाया था उस समय की जो उस समय मैंने बहुत सारे मीटिंग जो है सो आपको मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन में डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में अटेंड किया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक पहचान होती थी कि हम लोग अगर जाते थे तो हम लोग को किसी भी मिनिस्ट्री में जनरल सेक्रेटरी हो, मिलने के लिए सिर्फ़ एक कॉल की ही ज़रूरत होती थी। उस इदारे की डायरेक्ट एंट्री होती थी। क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, इतने लोग हैं उनके पास, इस तरह के लोग थे। तो ये उस समय में क्या हुआ था कि दिल्ली में चाइल्ड बेगर पे सर्वे करना है। तो उस चाइल्ड सर्वे में जब मीटिंग में हम लोग भी गए हुए थे, सेवा भारती की तरफ से हमने ऐसे लीड किया था। तो सभी लोगों ने और मीरा कुमार जो उस समय में मिनिस्टर थी, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट की। तो उस समय में उन्होंने बुलाया ऐसे 10 ऑर्गेनाइज़ेशन को जो चाइल्ड राइट पे काम करती है। तो सबों ने जब बात हुई तो बात में पहले बोला गया कि जो तो सबों ने कहना कि नहीं लॉट्स ऑफ देम्स आर फ्रॉम बिहार। हमने वहीं पे कहा दिया नो, इट इज़ रॉन्ग असम्पशन ये है ही नहीं। तो नहीं ये कैसे हो सकता है? बोले कि ये तो आपका पता चलेगा सबको अलग-अलग। मुझे दिया गया था कि आप इस दिल्ली को देखिए सलाम बालक ट्रस्ट को एक जगह उनका एक ही मोटिव था कि कितने ज़्यादा एक सरकार की गवर्नमेंट है कि आप जगह हर एक जगह देखेंगे कि अ, हर एक शहर में होता है ऐसा कि जो ठंड में जो होता है आश्रय गृह टाइप का बना होता है, जहाँ पे जी, लोग बेघर आके रहते हैं। उसी तरह था कि चाइल्ड बेगर भी ज़्यादा से ज़्यादा बना, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट से जो है सो टर्म लिया जाए, ग्रांट लिया जाए। तो उसमें उन्होंने घोषित कर दिया कि बिहार में सबसे ज़्यादा है। मैंने बोला कि नहीं, फिर सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद सबने अपनी-अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। सभी में तो बिल्कुल गलत रिपोर्ट ज़्यादा तो ऑलमोस्ट सब अलग-अलग तरह के थे। बंगाल से थे, कोई राजस्थान से थे, इस तरह के करके चाइल्ड बेगर की जो है पोज़ीशन को समराइज़ किया गया और जहाँ पे 5 सेंटर खोलने का था, उस पर सिर्फ़ 1 ही खुला, वो भी आपको थी हज़ारी जो मेट्रो के नीचे। तो ये होता है कि जो रिहैबिलिटेशन जो पोज़ीशन है, सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी, और वो हाँ, और स्ट्रॉन्ग ये होना चाहिए प्लस प्लस ये जो इसपे हम लोग देखते हैं कि अगर माइग्रेट जो कर रहे हैं बच्चे, वो ऑलमोस्ट भागे हुए होते हैं किसी न किसी जगह से कहीं पे। वहाँ पे उसको रोकने की पोज़ीशन किस तरह से हम लोग उसको बिल्ड करें, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जिसके कारण ये जो प्रॉपर जो बच्चों में गलत आदतें रैकेटर्स हैं, उनके पास माँ-बाप है नहीं, कुछ नहीं और वो बस्ती में जब भी घुसते हैं, उनके रहने के लिए जगह तो होता नहीं, वहाँ पे धीरे-धीरे वो अपने आप को आदी बना लेते हैं। धन्यवाद सर इसके लिए। अ, दूसरा मैं जानना चाहूँगा सर आपका जो कैदियों का जो पुनर्वास का जो काम था, ठीक है? हुँ, जो बिहार रिहैबिलिटेशन जेल में। का आपने काम किया है हुँ, यूएन के साथ मिलके एम्स और यूएन का जो कोलैबोरेशन इनिशिएटिव था तिहाड़ जेल यूएन और का, डीसी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम ड्रग एंड इसका क्राइम। एक प्रोजेक्ट चलता था। जी, इसमें क्या था कि इसकी जो हम जो इसमें गए हुए थे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसकी जो डायरेक्टर थी वो प्रमिला श्रीवास्तव 2000 ये आपको 9th की बात है, प्रमिला श्रीवास्तव थी। तो उन्होंने मुझे मैं उस समय में जामिया में एक कोर्स कर रहा था एनजीओ मैनेजमेंट जो बताया था। तो उसी समय में एक इंटरव्यू आया, तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। बट जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि जो क्या किस चीज़ का है। मेरी इंटरव्यू ली गई और मुझे एक इंटरव्यू जब लिया गया, तो उस समय में जामिया के ही फैकल्टी जो मेरी थी, उसमें एक प्रोफ़ेसर थे। तो मुझे जैसे ही पहचान गए, तो वो मुझे सेलेक्ट कर लिया। बट मुझे पता नहीं, मुझे अचानक बताया गया कि जो आप तिहाड़ जेल के पास आ जाओ। मैं वहाँ जब पहुँचा तो मुझे डायरेक्ट लेके चली गई। तो मैंने देखा कि जो अचानक मेरा जो है वो बताया कि तो तुम्हें आपको इसी पे काम करना है और वो ड्रग एडिक्शन पे काम करना है। ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम होता है वहाँ पे। तो ये प्रोग्राम जो होता है वो क्या है कि जेल नंबर 3 में वार्ड जो है वो 3 वार्ड डिवोटेड है। जो सिर्फ़ जो वो अंडर ट्रायल प्लस वो कैदी जो नशा के आदी हैं और क्राइम करके अगर वो अंदर जाते हैं, तो अंदर जब जाते हैं तो उनको जो है सो
सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग में ये पता लगाया जाता है कि ये ड्रग एडिक्शन में तो ये सम्मिलित तो नहीं है। और जब पता चलता है तो उसको पहले एक वहाँ पर जेल नंबर 3 में एक ड्रग एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, डीएससी बना हुआ है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जो हॉस्पिटल एम्स में एम्स, यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑफिस एंड ड्रग क्राइम और जो भी एनजीओज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ कोलैबोरेशन से वो चलता है। जी। उसको वहाँ पर रखा जाता है, रखने के बाद ये 3 जो वार्ड है, उस 3 वार्ड में उसको शिफ्ट किया जाता है। तो हम लोग का जो प्रोग्राम होता है कि उन लोगों को जो नशे के आदी होते हैं, नशे में वो स्मैक, इंजेक्शन यूज़र, ड्रग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स बहुत सारे वैरायटी है, उतना मैं नाम भी भूल गया हूँ और उसमें उसके वो आदी ऐसे होते हैं कि ड्रग्स के कारण आप देखेंगे कि दिल्ली में अगर आप नहीं गए होंगे या नहीं, झाड़ी में घुस-घुस के इंजेक्शन का यूज़ करते हैं लोग, इतनी बुरी स्थिति है वहाँ पर। तो उनको ला करके उसको काउंसलिंग करना, उसको एजुकेशन देना, उनको ऐसे जगह पे शिफ्ट करना कि वो अन्य लोगों के साथ उनका जो है सो इंटरेक्शन उतना ज़्यादा ना हो। तो और उनको काउंसलिंग करके धीरे-धीरे एक स्ट्रीमलाइन में लाने की प्रोसेस, यही प्रोसेस थी। और इन प्रोसेस में सक्सेस रेट है वो ओनली 2 टू 5% है। मतलब कि फिर वो बाहर जाकर के वही है। क्योंकि अगर जो उस बंधन में किसी चीज़ को आप छोड़ने के लिए उसको मतलब उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध नहीं है तो ऐसा नहीं है। वो लोग इतनी मेरी उसमें वास्ट एक्सपीरियंस है कि छिपकली जो होते हैं, उनकी पूँछ को तोड़ करके वो प पेपर में रख के जला करके नाक में दे करके वो एक प्रकार ड्रग्स से भी खतरनाक वो नशा है वो, एडिक्शन है। तो ये सब चीज़ मैंने देखा है वहाँ पर। सर, तो ये जो चैलेंज है इसका कुछ सॉल्यूशन एनजीओज़ के साथ या फिर एम्स के साथ मिलके बन पाया कि ये जो रेट है इसको किस हिसाब से सुधारा जाए और अच्छा कैसे कर सकते हैं? इसका एक है एक टैबलेट होता था, एडनो टैबलेट, वो दिया जाता था। वही बताया ना कि जब वो इसमें किसी वजह से ऐसा नहीं था कि अगर मान लीजिए कि जो अंडर ट्रायल आ रहे हैं, वो ड्रग्स में एडिक्ट हैं, उनकी जब समाप्त होती थी, तो वो तो फिर बाहर चले जाते थे। जी। बाहर जाने के बाद फिर फ़ॉलो-अप प्रोग्राम कोई नहीं है। हुँ। बाहर की कोई भी एनजीओज़ है या यूएनओडीसी है या कोई उसको बाहर में क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। जब तक वो अंदर में बंद है, वैसे भी अंदर में मिलना नहीं है तो वो उससे दूर है। लेकिन उसकी काउंसलिंग है, उसका इंटरपर्सनल स्किल्स है, उसको किस तरह से डेवलप किया जाए ताकि वो छोड़ पाए। तो ये बहुत कम रेशियो में ही जो लोग छोड़ पाते थे। फिर बाहर जाकर के वही फिर दोबारा कुछ दिन के बाद वही रिपीट वही अंडर ट्रायल आर्मी नज़र आता था। भाई क्या हुआ? फिर नहीं सर हम तो एडिक्ट हो गए थे। तो ये बहुत कम रेशियो होता है। इसमें कोई ज़्यादा रिहैबिलिटेशन इसमें जो रेशियो है वो ज़्यादा नहीं है। बट क्या है कि जब वो आते हैं अंदर में तो उस समय उसकी जो पोज़ीशन होती है, उतनी खराब होती है कि जब तक वो वहाँ रहते हैं, तब तक वो मिलता नहीं है, मिलता भी नहीं है प्लस कुछ उसमें सुधार की ज़रूरत होती है। बट बाहर जाकर के तो फ़ॉलो-अप नहीं होने के कारण फिर वही का वही पोज़ीशन हो जाता है। एक-एक दिन का उसका खर्चा जो है तो 10-10 हज़ार रुपए का जो कि सरकार उसको वहन करती थी, वो बाहर जाना नहीं चाहता था। वो जाता था तो फिर ऐसा कुछ क्राइम करके आ जाता था तो वहाँ मेरा इलाज तो हो जाएगा, मुझे खाना तो मिलेगा। ये सब पोज़ीशन होते थे। ठंड में ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पर भीड़, क्योंकि जो जो सड़क पर भूखे नंगे रहते हैं, उनको वहाँ पे खाना तो मिलेगा और क्या कहते हैं अच्छे ऐसा नहीं है खराब खाना, अच्छा खाना मिलने लगा है। जब से किरण बेदी ने वहाँ पे सुधार गृह बनाया है, अच्छा खाना है, हर एक बैरिक में आपको टीवी मिल जाएगा। ये खेलने-कूदने का है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कैदी की ड्रेस पर पहना करके रखे जाते हैं। वहाँ पे जो नॉर्मल ड्रेस है, जिसको जो समझते हो कर सकते हैं। वहाँ पे कूपन टाइप का है, जो आपके पास उतना कूपन है, जिसके पास कूपन होता है वो खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेरियन वेज सब कुछ मिलता है वहाँ पे। खेलने के जो खेलने वाले हैं, खेलते हैं। जो काम करने वाले हैं, पंजा नाम होता है, वो खेती पंजा, कोई गारमेंट पंजा, कोई कुछ होता है, उस तरह के होते हैं। और जो क्राइम जो करके जो एज़ विक्टिम घोषित हो जाते हैं, वहाँ पे उसको मुंशी बना दिया जाता है, ताकि वो एक वार्ड को देख सके। तो बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जो हमारे पास आए हैं, जिसको हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं क्योंकि उस तरह के केसेज़ होते हैं जो कि बहुत हाई सिक्योरिटी जो सेना से भी लोग कई लोग हम लोग से मिले। मनु शर्मा केस हमारे सामने में है, जिसका लाल हत्याकांड, वो उसका मनु शर्मा मेरे पास ही बंद था, अभी भी बंद है। जैसे आके सिंह जो पत्रकार शिवानी हत्याकांड, भटनागर हत्याकांड में था, वो भी मेरे सामने में बंद था। अमरीक सिंह, विजय सिंह जो सुखोई विद्वान कांड, बहुत सारे ऐसे केसेज़ हम लोग के पास आते हैं जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं। सर, आपको डर लगता था कभी इनके बीच काम करने में? नहीं, डर इसीलिए लगता है कि जो मन में अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो डर लगने की बातचीत नहीं है। वो भी मेरी जो डायरेक्टर थी वो वही सोच के आई थी कहीं तो पहले दिन जब गई तो लेकिन इसमें डर मुझे डर तो नहीं लगता है।
क्यों लगेगा सर? क्योंकि इससे पहले एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरे एक जानने वाले थे, वो भी तिहाड़ जेल में काम करते थे और जी। तिहाड़ में वो कंप्यूटर पढ़ाते थे, मेरे रिलेशन में थे। तो वो जब आते थे तो बताया करते थे कहानी सब। तो इसलिए भी मुझे ज़्यादा उसमें याद नहीं और जब जाने के बाद वहाँ पे जो आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होते हैं, उसके बाद जो उसके लॉ अफ़सर उस समय में थे सुनील गुप्ता, वो उनको भी बताया आपको कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत हो, कोई चीज़ हो, तो हम लोग साथ में हैं। तो ये सब पूरी तरह से कोऑपरेटिव लोग होते हैं और सर, अच्छी तो नहीं आपने तिहाड़ जेल से उठकर फिर कॉर्पोरेट सीएसआर में कदम रखा। हुँ, आपने काम किया जिंदल के साथ, अदानी के साथ। हुँ, झारखंड में जब आप गए, गोड्डा जिले में, तो हुँ। आपने क्या देखा और किस चीज़ों में आपने काम करना शुरू किया सीएसआर्स में? उसमें क्या हुआ ना कि जब मैं दिल्ली में था तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी, प्रॉब्लम्स आने लगे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ का पॉल्यूशन आपको सूट नहीं कर रहा है। तो मैंने मुझे पता चला जो एक प्रोजेक्ट है गोड्डा झारखंड में, वहाँ पर पहले दुमका जगह है, वहाँ पर थी ये जिंदल की, जिसको कोलगेट स्कैम में उसका नाम आया हुआ था। तो उस समय में उस जगह पे पता चला था। मैंने वहाँ पे सीएसआर जॉइन फर्स्ट टाइम किया था। फिर जब यहाँ पे आए तो यहाँ की जो प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था कि हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर होती है वो सब जगह अपना प्रोजेक्ट खोलती है। प्रोजेक्ट खोलने जी। के लिए उसे ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब पहले फर्स्ट टाइम आए थे पावर प्लांट और प्लस माइनिंग में था। तो माइनिंग में दुमका, दुमका जो है वो नक्सलाइट एरिया है। उसमें जब मैं आया तो उसमें लगभग 6 महीना पहले ही पता चला था कि वहाँ पे 2 लोग जो है डीएम रैंक के लोग थे। उनको बहुत गाँव वालों ने पकड़ कर नक्सली के थ्रू बहुत पिटाई की। जब मेरे पास आया, जब मेरी इंटरव्यू हुई तो उसी समय में पूछा गया था, क्या आपको इस जगह डर नहीं लगेगा जब यहाँ पे ये स्थिति पोज़ीशन है? मैंने बताया था कि मैं इस जगह से आ रहा हूँ जहाँ पर मुझे रोज़ ऐसे-ऐसे लोगों से मिला मेरी तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ की कम्युनिकेशन लोग जो हैं वो बिल्कुल ट्राइबल होते हैं। वहाँ पर की जो कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट और कई बार ऐसा हुआ कि मेरा पीछा भी किया गया। मुझे दूसरे दिन रात में दिन सुबह पता चला या रात में पता चला कि आपका पीछा किया गया है, आपका मत आइए अभी। बट मुझे लग रहा था कि जो एक कॉन्फिडेंस था कि ये लोग है प्रोफाइल को या कुछ अब्ज़ॉर्ब ही कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे जी। काम किया। फिर वो गवर्नमेंट जिंदल का प्रोजेक्ट बंद हो गया तो दूसरी जगह कन्वर्ट कर दिया उन्होंने गोड्डा। वहाँ की बिल्कुल अलग थी, वहाँ पर नक्सलाइट नहीं थे। लोग ही बिल्कुल अनपढ़ बिल्कुल इलिटरेट 100% इलिटरेट और जब ये पता लगता है उन लोग का जो हमारे ज़मीन लेने आ रहे हैं, ज़मीन लेकर के यहाँ पे प्रोजेक्ट खोलेंगे, तो वो लोग इतने ज़मीन सर, उसपे डिवोटेड होते आएँगे हैं। हम, हमारे पास उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं। थोड़ा-सा जानना हैं। चाहते हैं कि सर, जब हम बाहर से लोग जब सीएसआर की चमत्कारी रिपोर्ट को देखते हैं, तो देखते हुँ, हैं स्कूलों की तस्वीरें हैं, हेल्थ कैंप हो रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो काफ़ी सुंदर तस्वीरें देखने को मिलती है। बट हुँ। लेकिन सर, जब इम्प्लीमेंटर के रूप में वो कौन-सी चीज़ें आपको पता है कि वो चुनौतियाँ हैं अभी भी और वो रिपोर्ट्स में नहीं दिखाई देती? यही सबसे पहली बात है ना कि चाहे कॉर्पोरेट हो ना, वो सभी हाई कॉलर होते हैं ये लोग। मतलब कि सिर्फ़ दिखावटीपन, उनको उससे ज़्यादा मतलब आता है। यही हर एक जगह मैंने बताया ना कि जो फॉलो प्रोग्राम ये बिल्कुल 0% है। गवर्नमेंट ने कह दिया कि इस स्कूल को बनाना है, बना जी। तो दिया, बट क्या हुआ? टीचर है नहीं, वही पानी का टंकी लगा दिया, पानी का टंकी का मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं। गवर्नमेंट नहीं, आपको तो गवर्नमेंट ने कह दिया, बना दिया। बट क्या है कि उसको फॉलो करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए कुछ नहीं है। उसकी कोई भी स्कीम आपने स्टार्ट कर दी, स्कीम को तो स्टार्ट तो कर दी, बट क्या है कि कुछ दिनों के बाद वो बंद हो गई। उसको शुरू नहीं करना है। आपको आपका ये कंपनी है, उसको भी अपना मोटिव मिल गया कि हमें ज़मीन मिल गई है, हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया, अब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई लेना-देना नहीं। इधर जो है गवर्नमेंट को भी है, अरे मेरे समय में डीसी ने ये कह दिया, मेरे समय में इतना हो गया, ये मैंने कर दिया। बट जाइएगा आप रियलिटी में देखने तो वो एक शो पीस है, वो काम नहीं कर रहा है, वो टूट गया है, बर्बाद 100% में 90% सेम केस है। सेम केस है। बट मैंने जो अपने लाइफ़ में मैंने इसे नहीं होने दिया। मैंने अपने प्रोजेक्ट में, बजट में जब कभी भी रखा, फॉलो प्रोग्राम को 25% फंड मैंने अलग से एलोकेट करके रखा था। चाहे इसके लिए हायर मैनेजमेंट हो, कॉर्पोरेट लेवल हो, जहाँ से भी लड़ाई करना है, लड़ करके मैं लेता था। सर, जिंदल पावर प्लांट में आपने आदिवासी लाभार्थियों के लिए 100% आधार और बैंक नामांकन हुँ, सुनिश्चित किया था। तो यह एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि है। आपको हुँ। लगता है कि सही में ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था कि ऑन पेपर बस दिखाने के लिए बोला गया था कि नहीं 100% आधार और बैंक 100% नाम? 100% कैसे हुआ था कि 100% इसीलिए कहा जाएगा कि उसको ऐसे ये क्या हुआ कि जो ये जगह अ कौन-सी थी सर? गोड्डा? गोड्डा की गोड्डा बात कर जगह रहे हैं है, हम? गोड्डा जगह की बात है, वहाँ पे एक जीतपुर कोल ब्लॉक है, उसकी बात है।
बात हुआ कि जो ये लोग बहुत ही गरीब हैं, बहुत गरीब, मतलब कि एक खेती सिर्फ़ एक होती है धान की। धान हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर। तो इस लोग का क्या है कि इतना बहुत तो देखिए गरीबी वाला स्थिति है बहुत। अब क्या हुआ कि जो ये एमडी आए हैं जिंदल के, तो जब उनसे बातचीत की गई कि जो भाई मुझे तो अब ज़मीन देना है। बोले ज़मीन मैं कैसे दूँ जब मैं भूखे मर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक स्कीम शुरू करता हूँ जिसमें 20 केजी राइस एंड 1000 रुपीज़ पर फैमिली दिया जाएगा। तो पर फैमिली अकाउंट में दिया जाएगा, कैश तो देंगे तो तुरंत जाकर के वो पी लेगा, खत्म कर देगा। अकाउंट में होगा तो कम से कम कुछ डे का डिफरेंस रहेगा। तो कैसे किया जाए? एक भी व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं। वहाँ पे तो जब निरक्षरता इतनी 100% इलिटरेसी है, कोई पढ़ने वाला नहीं, कुछ नहीं, मतलब ये तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोगों ने वहाँ के बैंक से, एसबीआई बैंक से कोलैबोरेट किया। वहाँ पर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स इनके पास ज़ीरो, कुछ भी नहीं। ना कुछ नहीं है तो फिर कैसे किया जाएगा? तो मैंने उस समय में एक स्पेशल हम लोगों ने बात करके झारखंड सरकार से एक रेगुलेशन पास करवाया। इस रेगुलेशन के तहत उस बैंक को सिर्फ़ 2 चीज़ों पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत उसको किया गया। फर्स्ट तो जो वहाँ की जो मुखिया जो जी। थी, उनका रिकमेंडेशन निवासी प्लस कंपनी का कोई सीनियर अथॉरिटी का वो, वो दोनों अगर दे देता है तो कर देता है। अब तो ये संभव नहीं है कि वो जाएँगे उस दूर जगह पे, काफ़ी दूर है, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर बैंक। तो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को मैंने वहाँ बुलवाया, उनको सारी फैसिलिटी दी और जी। वहीं पे मुखिया को बैठाया, अपने कंपनी के लोग थे, दोनों मिल कर के साइन किए वहीं पे खोल के और विदिन 7 टू 10 300 फैमिलीज़ थी वहाँ पे, उसमें 300 को मैंने वहाँ पर अकाउंट खुलवाया और अगले महीने से उसकी जो 1000 रुपीज़ है वो अकाउंट में डालना शुरू हुआ। तो ये किसके कारण हुआ? आधार था वैसे ही सेम था, वो फर्स्ट है, पूरे भारत में अगर फर्स्ट चलन थी, फर्स्ट फेज़ में उस लोगों का आधार खुला है। वहाँ पर भी मैंने आधार के लोगों को ले गया, वहाँ पे जनरेटर दिया, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ की, रात-रात भर जग कर के सारे लोगों का वहाँ पर दिया। तो कि लोगों का फेथ भी इसीलिए था हम लोगों पे, जो हम लोगों ने इतना उस लोगों के इंटरनल सोल से जुड़े हम लोग। सर खनन राज्यों में यह धारणा प्रबल है कि कंपनियाँ जो है वो आदिवासी भूमि जो है अधिग्रहित करती हैं, संसाधन निकालती है और कीमत समुदाय चुकाता है। जो हुँ, सोसाइटी रह रही है, जो लोग रह हुँ, रहे हैं, वो चुकाता है। तो सोशल लाइसेंस टू ऑपरेटर जब बनाए रखने की ज़िम्मेदारी निभाते हुए, अब व्यक्तिगत रूप से कॉर्पोरेट विस्तार और आदिवासी भूमि अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बैठाते थे उस समय? क्योंकि आपको जो है वो सीएसआर को भी देखना है, आपको जो है वहाँ के लोगों का भी ख़्याल रखना है। तो उस केस में हुँ, आपने कैसे काम किया? बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए होंगे, जैसे आपने बोला कि आपको नक्सलियों के द्वारा भी विरोध किया गया। आपको हो हुँ। सकता है कि वहाँ के ग्रामीणों द्वारा भी विरोध किया गया होगा जब आप जा रहे होंगे कॉर्पोरेट का कुछ स्कीम्स अगर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं या जो वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है, वो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उस समय आपका विरोध किया गया होगा। उस समय आपको क्या चैलेंजेज़ आई और आपने कैसे उसको टैकल किया? इसमें सब जगह जैसे कि संथाल परगना क्षेत्र है वो, सब जगह वहाँ पर झारखंड में और सब जगह भी लगा हुए हैं। एसपी एक्ट है, संथाल परगना एक्ट। हुँ, उसमें है कि जो कोई भी संथाली ज़मीन को बेच नहीं सकता है। जी, बट क्या है कि जब ये लैंड एक्विजिशन एक्ट आता है, उसमें कोई परियोजना के लिए गवर्नमेंट के थ्रू उसको आप ले सकते हैं। इसमें क्या है, पहले ही बताया कि ये लोग ज़मीन के प्रति इतने डिवोटेड होते हैं कि अगर ज़मीन की को 1 इंच ज़मीन भी देना नहीं चाहते, सबसे पहली बात होती है। अब क्या होता है कि जब ये अचानक इन पे ये आता है, ये तो ज़मीन लेने वाले हैं हमसे, लेंगे ही लेंगे। तो जो भी व्यक्ति उनके सामने में आता है, वो काफ़ी वायलेंट हो जाते हैं। वायलेंट होते हैं मतलब कि उसको जान से भी मारने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जान से मार देंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट की कहानी है, ग्रीन प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है, ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट में कई लोग ने अपना जान गँवाया भी है। और इसको सह देने के लिए जो लोकल लीडर होते हैं, जो सो देखते हैं कि वो इसके लिए नहीं कि इसकी ज़मीन को बचाना है या इसको बचाना है, वो अपने पर्सनल प्रॉफ़िट के लिए वो इस लोग को साथ देते रहते हैं, ताकि जितना सह देंगे, जितना आक्रामकता आएगा, उतना कंपनी हमसे पैसा देगी हमको, ज़रूरत पड़ेगी हमारी। इसमें सामंजस्य बनाने के लिए जो है, वो जब मैंने इस जगह पे काम करना शुरू किया, तो मैंने पहले इसके जो है नेचर को जानना शुरू किया, इसके कैरेक्टर को जानना शुरू किया, कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं, जो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें मुझे देखने को आया कि इनके पास खाने की दिक्कतें हैं। ये जो है तो आपको महाजनवादी से
ग्रसित लोग हैं। इनके पास जो है वो लिटरेसी नहीं है। इनके पास जो है वो जो लोग बोलेंगे वही चीज़ मानेंगे। जब तक इलिटरेट नहीं होंगे तब तक ये नहीं जान पाएँगे कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो उसके लिए मैंने जो सबसे पहला ये जो है, जो लोगों को विश्वास जीतने के लिए कंपनी ने जो ये पॉलिसी शुरू किया कि हर एक को चावल देना है, जी, हर एक को पैसा देना है, 1000 रुपए से क्या हुआ कि महाजनबाजी धीरे-धीरे और जितने भी कोयला कोयला खनन क्षेत्र होते हैं, सब जगह पर एक महाजनवादी ज़रूर आपको मिलेगा। क्योंकि उसका एक ही नेचर है कि उस पर किस तरह से कब्ज़ा किया जाए और उनकी जो रेट होती है वो डेढ़ गुना होती है। अगर ₹100 देंगे तो 150 वो वसूलेंगे। तो इतनी ज़्यादा और उनकी ही बात को मानेंगे। आप कितना भी उसके लिए कुछ कर दें, वो एक शब्द होता है यहाँ पर दिक्कु। हम लोग जो भी जाते हैं उसको दिक्कु कहा जाता है। इन द मीन्स दिक्कत करने वाला से ही एक छोटा-सा शब्द निकला है दिक्कु। तो ये दिक्कु लोग हैं, व्हाइट फेस है, हमको हड़पने आए हैं। पहले ही दिन से होता ज़िंदगी में कितना भी तो धीरे-धीरे जो है और प्लस वहीं के लोगों में एक विश्वास को देना, वहाँ के लोगों में रोज़गार उत्पन्न करना। एसएचजी के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू छोटी-छोटी ऐसे जो है सो वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू इन लोगों को क्या हुआ कि जो हम लोगों ने जितने भी इलेक्टेड लोग थे और यहाँ पे बताया कि आपने कि यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप शादी नहीं होती है। बच्चे हो गए, बच्चे की शादी के बच्चे हो गए तब जाके मन किया भोज गाँव को करना है, तो शादी करते हैं। नहीं तो ऐसे ही उनका जीवन खत्म। शादी का कोई वहाँ पे कोई मायने नहीं है, कुछ नहीं है। तो इन सबों को हम लोगों ने इसका आईटीआई था, वहाँ पे इन लोगों को ले जाया गया, उन्हें लिफ्टेड किया गया। लिफ्टेड करने में उनका खाना-पीना सब कुछ। अब इन लोगों का कहना था कि जब हम लोग खाएँगे, तो हमारे घर के लोग तो हम लोग तो काम करके लाते हैं, तभी लोग खाते हैं। तो उनके लिए स्टिपेंड दिया गया ₹1700 उनके परिवारों के लिए। तो ये भी यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मिला, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी मिला। जिससे ये हुआ कि दोनों को एक जो है तो धीरे-धीरे और वो जब 8th पास कर गए तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग करवाया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग करवा के जॉब में तब की बहुत को लाया गया। इस तरह से धीरे-धीरे ये सोशल सिक्योरिटी जब लोगों को मिलने लगी, तो उनको एक विश्वास धीरे-धीरे जगते गया। जब सारे बच्चों को जब स्कूल में जो है अडॉप्ट किया गया, देखा गया वहाँ पर है तो लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, तो वहाँ पर हर एक घर से एक बच्चे को उठा कर के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के जो रेसिडेंशियल स्कूल है, उस स्कूल में इसको अडॉप्ट करवाया गया। वो उसकी जो सारी कंपनी खर्चा देती थी हर एक बच्चों का, हर एक साल। तो इस तरह से क्या हुआ कि बच्चों जो है तो कम से कम जैसे 400 बच्चे एक फैमिली बने कि कुछ क्षेत्र से, इधर उनके पेरेंट्स जो हैं उधर। इस तरह से धीरे-धीरे जो लोग सोशल सिक्योरिटी जगते लगने के बाद लोगों का एक विश्वास आया, फेथ आया कंपनी पे और फिर कंपनी जो है सो यश की ओर में आ गए हैं। तो तो प्रोजेक्ट बहुत करने सिंपल वे में एक सवाल है कि आपका एज़ अ सीएसआर प्रोफ़ेशनल वहाँ पे काम ये था कि लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनका विश्वास जीतना ताकि उनकी ज़मीन जो है वो कॉर्पोरेट्स जो अदानी है या जिंदल है या फिर जो भी बाकी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो ले सकें। आप लोग का काम ये था कि जो ज़मीन उन्होंने लिया है और जो हुँ। बच गए हैं, जिनकी ज़मीन ली गई है, उनको हुँ। पुनर्स्थापित करना है, रिहैबिलिटेट करना है दूसरे लैंड्स में और फिर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो थोड़ा ये तो हाँ, ये जो आर-एन-आर पॉलिसी होती है, जी, आर-एन-आर पॉलिसी, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट जी, पॉलिसी, हर एक कंपनी को करना है, हर एक कंपनी को। उसके अलग एक अलग चैप्टर है, अलग डिपार्टमेंट है। कोई भी जब आप उसको जहाँ से उठा रहे हैं, अगर कोई किसी की घर किसी की जा रही है, किसी का ज़मीन जा रहा है, तो उसको आप घर देंगे, हॉस्पिटल देंगे, स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, जो है जो अगर उसको पूजा स्थान देंगे, सारी फैसिलिटी उसको एक बाउंड्री के अंदर देना है। ये और उसके अलावा पैसा देना है, एक को नौकरी देना है, एक सब सारी आर-एन-आर पॉलिसी के अंतर्गत आती है। काफ़ी अगर अभी झारखंड की बात करें अभी यदि देखा जाए, तो मान लीजिए अगर हम कोल बेल्ट से मैं खुद कोल बेल्ट से आता हूँ, झारखंड में ही है मेरा घर, मैं बोकारो एरिया से अच्छा, हूँ। तो पूरा बोकारो, मेरा जो हुँ। एरिया है वो पूरा माइनिंग बेल्ट है। तो हुँ, वहाँ हुँ, के जो हुँ। लोग हैं अभी भी सुबह उठेंगे, चाहे वो 2 बजे हो या फिर 3 बजे भोर हो, वो उठ कर के जितने भी लोग हैं, छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े लोग, वो हुँ, साइकिल उठाएँगे या फिर पैदल निकलेंगे टोकरी लेके, हुँ, माइनिंग एरिया के पास जाएँगे, कोयला चुनेंगे और वापस घर आएँगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो मेंस होते हैं, वो साइकिल में जब जाते हैं तो वो आप देखे होंगे कि 4 बोरा, 5 बोरा ऐसे कर के हुँ, वो साइकिल पे डाल कर के वो माइल्स तक जाते हैं, मतलब हुँ, किलोमीटर्स तक जाते हैं उसको बेचने के लिए। और हुँ, उन्हीं से उनका रोज़ी-रोटी चलता है। जो महिलाएँ हैं, जो कुछ थोड़े बहुत 1-2
टोकरी कोयला लेके जा रही है, वो या तो उसका यूज़ घर में करती है या तो कहीं लोकली उस चीज़ को बेच देती है। अभी भी जैसा लगता है कि उनकी ज़मीनें तो गई है, बट कुछ हुआ नहीं है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, उनको कुछ मिला नहीं है। अभी भी आप अगर बोकारो का बहुत सारा बेल्ट देखेंगे जहाँ स्टील पावर प्लांट ने कैप्चर किया है, तो लोग अभी भी अपना हक माँगने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हुँ। सीएसआर भी है, एनजीओज़ भी हैं, गवर्नमेंट भी है, बट इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा है और लोग जहाँ पहले थे, उससे कई ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में अभी हैं। एज़ अ प्रोफेशनल आपने इतना काम किया है कॉर्पोरेट्स के साथ, आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? जब आप टेबल टॉक में बैठ रहे हैं, लोगों के साथ जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और फिर आपको कुछ काम दिया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? क्यों नहीं लोगों को उनका हक अभी तक मिल पा रहा है और जिस लेवल पे बात की जाती है रिपोर्ट्स में, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है ग्राउंड रियलिटीज़ में? इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं इसमें। फर्स्ट तो ये है ना कि बहुत सारे जगहों का आप कहानी देखेंगे, तो जिसको पैसा मिला था, जिनको पहले, अब तो ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। धानी 1 है, सबका अलग-अलग बताता है, धानी 1, धानी 2, बाड़ी डबल। उसमें अगर है तो गवर्नमेंट ने जो है वो ये जो है 76 लाख रुपए पर एकड़ ज़मीन दिया है। पहले बहुत कम पैसे मिलते थे और वो पैसे जो मिलते थे, उसमें से मैंने जहाँ पर भी यहाँ पर राजमहल फील्ड है, जी, उसमें जी। आपको ललमटिया पसंद आता है। ये सारे लगभग 95% लोगों के पैसे लोगों ने गलत तरीक़ा से निकाल दिए। आप देखेंगे कि उसको साइन करने नहीं आता है, उसको पैसा कितना है, ₹100 क्या है, ₹1000 क्या है, पता नहीं है। भाई तुम्हारा फॉर्म भर देते हैं, उसका पैसा निकाल दें। इस तरह से वो हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ से देखिए कंपनी की पॉलिसी, वो 3 एकड़ पे 1 नौकरी देंगे, बाकी भाड़ में गए। तो स्वाभाविक बात है कि जहाँ पर बेरोज़गारी होगा, वो जो घर भी गया उनका, ज़मीन पर जो जाकर के खाते थे, वो भी गया, पैसा गया, तो कहाँ जाएँगे कहाँ पर? रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट की जो पॉलिसी है, वो सिर्फ़ कागज़ में ही रह जाती है, ज़मीनी स्तर पे नहीं उतरती। अदानी इतनी बड़ी कंपनी है, वो तब तक ही काम करती है, जब तक उसको ज़मीन लेना होता है। रियलिटी ये कंपनी से हट के मैं बता रहा हूँ, किसी कॉर्पोरेट से, तब अगर काम हो गया, फिर उसके बाद उसकी सारी पॉलिसी सीएसआर या रिहैबिलिटेशन सब कुछ उसी की उसी धरी की धरी रह जाती है, तो कोई मतलब नहीं होता है। बड़ी है उनकी सबसे बड़ी है, आप मुद्रा में जाएँगे, जो उन्होंने ज़मीन ली हुई है, उससे बंदरगाह के लिए, पोर्ट के लिए सबसे बड़ा पोर्ट में। आज वहाँ की स्थिति देखेंगे तो रोना आ जाएगा, क्योंकि वो जब बस लेना है तब तक आप मेरे देवता हैं, जब ले लिया तो हो गया, तब उसको यूज़ एंड थ्रो हो जाता है। और जहाँ तक ये बात है कि कोयला की जो आप बात करते हैं, 1-2 चीटें जो लेके जाते हैं, वो तो सही मान सकते हैं। बट जो आप साइकिल या उधर से वो सभी जो होते हैं वो ऑर्डर होते हैं। आप जाएँगे राँची में जब देखेंगे ना तो वहाँ पे साइकिल में मोटरसाइकिल जोड़ा रहता है। साइकिल में मोटरसाइकिल जोड़ करके तब वो केले को ले जा रहा है। तो ये सब एक अंडर ये गैंग है जो काम करती है। उसमें जो रिलेटेड फैमिली है वो तो ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व बहुत कम ही हो पाते हैं लोग। वो लोग तो ज़्यादा बेरोज़गार हो करके अपने समय को बर्बाद करते हैं या उनके पास ना हॉस्पिटल की किसी ने आर-एन-आर में किसी कंपनी ने खाते खोला है, ना स्कूल की फीस दी है, ना बच्चों के पढ़ाई उनको कोई मतलब ही नहीं रह रहा है। ये सब कागज़ी रहता है, फिर खत्म हो जाता है। यही मेरा अनुभव है सारे लोगों को मैंने ये देखा है। जी, जी। अ, एक और क्वेश्चन है सर, लेकिन आपने उस बेल्ट पे काम नहीं किया है, बट क्योंकि रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड है और काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है जिसको यहाँ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट ने भी जो है काफ़ी बार उठाया है यहाँ यूके में। मैं अभी फ़िलहाल लंदन यूके में हूँ, तो मैं जी, देखता हूँ कि चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो या फिर अदर कोई इंस्टीट्यूट हो, कहीं न कहीं उस चीज़ का ज़िक्र हो ही जाता है और मैंने खुद काफ़ी बार इस चीज़ को अपने यूनिवर्सिटी में, जो मेरी यूनिवर्सिटी है सोएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, वहाँ पे जी, उठाया इस मुद्दा को कि जो झरिया का सिचुएशन है, ज़मीन से अभी भी आग है, किलोमीटर्स बिल्कुल। तक है, लोगों का घर रातों-रात धँस जाता है, वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर। कोई अता-पता नहीं रहता है कि कितने लोग थे, घर पे कितने लोग नहीं थे, कब क्या हुआ है और बहुत बड़ा रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट चला था गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत पहले से था, डिकेड्स का ये संघर्ष रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उनको रिहैबिलिटेट करके दूसरी जगह पे उनको ले जाना था, बट जो आवास मिला था, वो आवास में बेसिक सुविधाएँ नहीं हैं। आप अगर बस इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं दिखाने के लिए कि 55 मकान हैं या 60 मकान बना दिए हैं, 60 परिवार आके रह सकते हैं, बट उसमें अगर आप मूलभूत सुविधाएँ नहीं डालते हैं, आप पानी का सुविधा नहीं दे रहे हैं, बिजली का सुविधा नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे जिस एरिया पे लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे रोज़ी-रोटी था उनका, ठीक है? तो आप अगर कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, जो कि एक कॉर्नर पे है,
सिटी से दूर है, तो वहाँ पे लोग संघर्ष ज़रूर करेंगे खाने के लिए, कमाने के लिए। तो फिर क्या होता था कि लोग वहाँ पे रह नहीं रहे। उनको फिर वापस मजबूरन आना पड़ रहा है जहाँ पे रोज़ी-रोटी चलेगी। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फेलियर, दूसरे तरफ से देख रहे हैं कि एक्सपेंशन होते जा रहा है और अगर आप माइनिंग कंपनीज़ हैं, जैसे आपने टेरी में काम किया है, तो आप अगर बड़ी माइनिंग कंपनीज़ हैं, आप अगर माइनिंग कर रही हैं, तो बहुत टाइम देखा जाता है कि माइनिंग होने के बाद जिस हिसाब से प्रॉपरली लैंड को फिर से एरेबल बनाया जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड पे पुनः उसको कन्वर्ट करना है आपको या फिर जिस हद तक आप उस चीज़ को सॉइल को सुधार सकते हैं, उस दिशा पे काम करना है, बट वो चीज़ होता नहीं है। ओपन माइनिंग करके छोड़ दिया जाता है और जितनी भी खाई हैं, धूल हैं, उससे लोगों को आज भी प्रॉब्लम हो रही है झारखंड में, जो भी सामने के बेल्ट्स में रह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अधिकतर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको अगर पेपर में दिखाना है, तो फिर एक टेंडर इश्यू होता है, जिसमें छाए लोडिंग होता है हाइवा के थ्रू और वो हाइवा जाके डंप करती है फिर। जैसे हमारे यहाँ चंद्रपुरा प्लांट है, तो वहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पे जाके छाए जो है, वो जो दामोदर रिवर है, उस पे डंप कर दिया जाता है साइड में। हुँ, जो हुँ। कि कहीं से भी सही नहीं है, सही ना बात कि है। नदी के लिए सही है, नदी के जीवों के लिए सही है, ना आस-पास के लोगों के लिए सही है, जी, सही। ठीक है? ये बस एक तरह से मुझे लग रहा है कि कॉर्पोरेट जो भी हैं या फिर प्राइवेट कंपनियाँ जो भी है, वो अपने दायित्व से पीछे हट रही है क्योंकि उनको पता है कि इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें उनका हुँ, नुकसान ही नुकसान है। हुँ। और जो रिहैबिलिटेशन का बात हो रहा है, वो गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन जो है थोड़ा वीक दिख रहा है। तो क्या लगता है कि क्या होना चाहिए ताकि झारखंड का ये जो तस्वीर है माइनिंग एरियाज़ की, ये सुधर सके सर? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने बहुत टाइम तक काम किया है, हुँ, हुँ। कॉर्पोरेट्स के साथ भी काम किया है, लोगों के साथ मिलके काम किया है, आपने ज़मीनी स्तर से देखा है सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को। आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए किसी भी प्रोजेक्ट को कोल माइन को खोलने के लिए ना, सबसे पहले गवर्नमेंट को आप क्या कर रहे हैं उससे पहले माइन क्लोजिंग रिपोर्ट देना होता है। माइन क्लोजिंग रिपोर्ट ये होता है कि आप माइन खोलने के बाद, माइन जब आप खनन कर लिए, उसके बाद आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करके वापस देंगे, इस पर उसको रिपोर्ट सबमिट करना होता है। रिपोर्ट तो सभी कागज़ में बना के दे देते हैं। बट उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बिल्कुल बहुत कम लोग कंपनी करती है। जैसे कि आप बता रहे हैं गवर्नमेंट की तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैंने बताया ना कि वो जो आप जो बता रहे हैं ज़रिया उससे भी मैं बहुत क्लोज़ेस्ट हूँ, मुझे जानकारी है कि इस पे कैसे लोग रह रहे हैं, दिनों-दिन सही बात आपने जो बताया है। ऐसी स्थिति सब जगह की वही है। आप ललमटिया में जाएँगे, ईसीएल खदान है वहाँ पर। वहाँ पर खोद करके और फिर गड्ढा है, लोग पानी है, डूबते हैं, मरते हैं। उसको फिर रिहैबिलिटेट करने के और जो घर बना के वो जो दे रहे हैं, घर की जो एक बेसिक नीड जो होती है, वो भी उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज जो लोग ज़्यादातर एग्रेसिव हो रहे हैं ज़मीन नहीं देने के पीछे, ये सब का मुख्य कारण यही है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये सब जो रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट है या अदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो माइनिंग कंपनी का, उसमें भारत अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे पीछे है। रिहैबिलिट करने पे। उसकी जो आपने यहाँ पर हज़ारीबाग में जो है वो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है। उसपे मैं देखा एक बार मुझे वहाँ पर अदानी का एक प्रोजेक्ट था गोंडलपाड़ा में। वहाँ पे मैंने देखा कि एनटीपीसी ने हज़ारों घर बना दिया, कोई भी वहाँ पे रहने वाला नहीं। नहीं लिया, सब पैसा-वैसा लेके चला गया, कोई नहीं, वैसे ही का वैसे ही घर बना हुआ है। क्योंकि वो देख रहे हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो धनाढ्य हैं। उनको दिख रहा है ये घर वो तो मेरे चपरासी किसी के रहने के लायक है नहीं। तो ये कारण है कि अब ये स्थिति हो गई कि अदानी ने कितना करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन गुंडलपाड़ा में अभी भी उसको मार के भगा रहा है। कोई देने के लिए तैयार अब ज़मीन में नहीं है। यहाँ पे धनाढ्य लोग होंगे, वो ज़मीन नहीं देंगे, ये पक्की बात होती है। क्योंकि उनको तो उसी से सारा रोज़गार है, उसी पे सारा उसका जो है सो लाइफ़ साइकिल डिपेंडेंट है। तो और जो सच्चाई यही है कि उसमें ये आरएन पॉलिसी के बारे में बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारा पॉइंट्स होते हैं कि ये प्रोवाइड करना ही करना है। बट क्या है कि ये मुँह देख कर के लोग करते हैं। जो ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए तो और कुछ नहीं देते हैं। और नौकरी में भी है कि जो 3 एकड़ पे नौकरी तो समझ सकते हैं 3 एकड़ किसके पास होता है। नौकरी की ज़ीरो पे बाहरी लोग रहते हैं, माइग्रेट करके वहाँ पे लोग आते हैं, वो रह रहे हैं तो स्वाभाविक है बात है कि पहले की अपेक्षा अब जो है वो अब जो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो करने में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। झारखंड में भी देखिए कि सरकार ने लगभग हर एक में आप देखते होंगे कोल माइन्स का जो निकलता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल में, तो 25-25 कोल माइन्स निकलता है बट 2-3 कंपनी ही इंटरेस्ट दिखाती है, 22 का 22 उसी का वैसे रह जाता है। ट्रेंच मैंने 22 पे चला गया है मतलब कि 22 टाइम्स में अभी
बोली लग रही है, बट कोई कंपनी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पता है उसको कि वह ज़मीन देंगे नहीं, और उन्हें भी पता है कि कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ नहीं। लेकिन देने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। पूरी इसमें कह सकते हैं कि कमियाँ बहुत सारी हैं म माइन्स को चलाने में। माइन्स से अच्छा इस मामले में पावर की पोज़ीशन है, वहाँ पे लोग ज़रा दूसरी तरह से होता है यहाँ पर तो। सर, और आम लोग के पास कोई होता नहीं है सपोर्ट सिस्टम, कोई सेफ्टी नेट नहीं है। यदि मैं एक माइनिंग एरिया में रहता हूँ, मेरी ज़मीन गई है, मैं विस्थापित हूँ, लेकिन कहीं मुझे आसरा नहीं मिला हुआ है। किसी भी तरह से मैं कोयला बेच के अपना जीवन चला रहा हूँ। मेरे लिए क्या सॉल्यूशन है? मैं क्या कर सकता हूँ सर? ऐज़ एन आम आदमी, मैं आपको झारखंड का आम आदमी पूछता हूँ, अगर मेरे पास इतनी अगर आप समस्याएँ हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो कहाँ अब जाएँ हम? इसमें इसमें तो सबसे बड़ी है कि आप अगर इस पोज़ीशन पे हैं, मतलब कि एजुकेटेड हैं, तो आप अपना जॉब ले सकते हैं। जी। आप उसमें हक ले सकते हैं। और एक पर्सनली मैं अपना व्यू देना चाहूँगा कि मैंने 2 ये 3 कॉर्पोरेट है, उसमें काम किया है मैंने। लेकिन और भी बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले हैं, जो बहुत सारे कॉर्पोरेट में हैं, सभी की पोज़ीशन आते हैं। बट इसमें जिसकी जो सिचुएशन इस मामलों में जिंदल की है, वो सबसे बेटर है। ये आपको इसकी अब जिस किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाएँगे जिंदल की, उसमें बिफोर एंड आफ्टर में आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। उसकी जो चेयरमैन है, उनकी जो कांसेप्ट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो अ, बड़े-बड़े आईटीआई खोल करके लोगों को बच्चों पहले उनका एक मकसद है कि जमीन तुम बाद में देना, पहले तुमको जो है सो रिहैबिलिट करें, तुम्हारी स्टैंडर्ड को उस लायक बना दें कि तुम हमारी कंपनी में खुद नौकरी कर सको। तो आज आप देखेंगे कि किसी भी प्राइवेट कंपनी की अपेक्षा उसकी जो सिचुएशन है, वो आप अच्छा पाएँगे। दूसरी बात ये है सर कि एज़ एन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, तो बच्चे जो हैं, ख़ास करके जो नवयुवा आ रहे हैं इस सेक्टर पे काम करने के लिए, वो सीएसआर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं कि उनको सीएसआर में काम करना है। एक तो रीज़न ये है कि सैलरी थोड़ी अच्छी मिलती है बाकी एनजीओज़ के मुकाबले। दूसरा ये है कि सर, जो सीएसआर का टैग लगता है, सीएसआर एक्सपर्ट अपने आप को आजकल लोग बोलना पसंद करते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? रुक वो वहाँ जाते हैं जब वो बड़ी कंपनियों के साथ जो माइनिंग एरियाज़ में ख़ास करके काम करती हैं, वहाँ पे स्टूडेंट का ये हमेशा से डाउट रहता है कि क्या हमको जाके लोगों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? क्योंकि हमने सारी सारी अभी तक जो भी पढ़ाई की है वो लोगों के लिए की है। पर जब हम ग्राउंड में जाएँगे तो उसका अपोज़िट करना पड़ेगा हमें। तो वहाँ पे हुँ। कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा डाउट में रहते हैं कि क्या करना सही है, क्या नहीं करना सही है, और कोई उनको मेंटर करने वाला भी ढंग से मिलता नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े हैं आज, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे यंग जनरेशन के लिए, जो आगे आने वाले हैं और सेक्टर पे काम करेंगे। ये जो अब जो है सो सेक्शन ये कंपनी एक्ट के तहत सीएसआर जब से 2014 से ये इम्प्लीमेंट में आया है, तो ये मैंडेटरी हो गया है सारे कंपनियों को काम करने के लिए। अगर इसमें 2 टाइप्स के काम होते हैं, सीएसआर जो है, एक तो होता है वो जो कि रनिंग प्रोजेक्ट होते हैं, कोई पावर प्लांट लगा हुआ है, कोई माइनिंग चल रहा है, बट ये वो सब चल रहा है। दूसरे होते हैं ग्रीनफील्ड एरिया, तो दोनों की जो वर्क सिचुएशन होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक में होती है कि आप एक जो है सिस्टमैटिक ढंग से आप चल रहे हैं, आपको एक्टिविटीज़ की डिफाइन कर दिए गए हैं, बजट आपका डिफाइंड है, उसके अनुसार आपको काम करना है, जो रनिंग में चलता है। बट ये जो प्रोजेक्ट है, जिसको कहते हैं ग्रीनफील्ड एरिया, बिल्कुल डिफरेंट है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर एक्सपर्टाइज़ करके इस प्रोजेक्ट को लगा के आए। झारखंड में करके आए तो हम बंगाल वेस्ट बंगाल में जाएँगे तो वहाँ पर भी हम सक्सेस कर जाएँगे। बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसपर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी थिंकिंग कैसी है और आपकी आपकी सबसे बड़ी जो होती है, आपका स्टेक होल्डर कैसा है। जी। स्टेक होल्डर एक ही नहीं होते, स्टेक होल्डर होते हैं जो जिसका बैक होते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली पॉपुलेशन जिसको कहते हैं। सेकंड होते हैं ऑटर जो जिसको नेता कहते हैं या डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, वो किस तरह से इसको देखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूँगा यहीं पर गोड्डा की वहाँ पर जो विधान लोकसभा के जो हैं निशिकांत दुबे, तो उनका क्या है कि पॉजिटिव वे में वो चले। पॉजिटिव वे में चलने के कारण अदानी का प्रोजेक्ट लगा, अदर्स भी अब क्या कर रहा है कि अदानी जो है सो सीमेंट भी लगा रहा है, अदर्स भी सोच रहे हैं लोग वहाँ पे खुलेगा। तो ये सोच वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, उनकी भी एक वो भी एक स्टेक होल्डर में आते हैं। तो उसके अनुसार आपको डालना होता है कि आप वहाँ पर किस तरह की रिक्वायरमेंट और ये क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो होते हैं सो जो सीएसआर में हैं, वो अपने आप को एक कमरे में बंद रखना चाहते हैं। मैंने मैं हाई प्रोफाइल हूँ, मुझे भाई रिपोर्टिंग करना है, लैपटॉप पकड़ लिया बस हो गया।
बट क्या है कि ये किसी भी सीएसआर प्रोफेशनल को ये ज़रूरी है कि वो जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस स्टेक होल्डर पे वो काम कर रहे हैं, जब तक ग्राउंड में उतर के उनकी सारी रियलिस्टिक को नहीं जान पाएँगे, तब तक वो का उनका डिग्री, उनका एक्सपीरियंस सब ज़ीरो है, कुछ नहीं कर पाएँगे। उनको रियलिस्टिक में जाना ही पड़ेगा, कम्युनिटी से इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि रियलिस्टिक जहाँ पे ग्रास रूट पे क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और क्या इसपे ऐसी चीज़ें हैं, जिससे ये चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। और मेरा ये हमेशा से ये टूल्स रहा है, जहाँ कहीं भी मुझे कहा जाता है, मैं पहले कहता हूँ कि मैं जब तक कम्युनिटी में मूवमेंट नहीं करूँगा, तब तक कोई भी आपको डिसीज़न नहीं दे सकता हूँ कि इसको कैसे इस स्टेक होल्डर से पर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होती है, किसी भी सीएसआर जो प्रोफेशनल है उनके लिए। सो ऑब्जर्वेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। होती है। तो उसके लिए उसको होम टू होम विज़िट है, होम टू होम जाना पड़ेगा। हो सकता है उसके लिए उसको शुरुआत में डिफ़िकल्ट हो, उसको मारे-पीटे, गाली दे, बट क्या है कि उसको जो की पर्सन्स हैं, उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो उनसे धीरे-धीरे इंटरेक्शन, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन गए और कर दिया आ जाए, तो काफ़ी टाइम लेता है, समय लेता है। मेरा सवाल यहाँ पे खत्म होता है, बट आपके हिसाब से आपको अगर कुछ इनपुट देना है आपके अनुभव के हिसाब से, या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो? नहीं, ये बस ये है, अब मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने सारे क्वेश्चन्स पूछ लिए हैं लगभग। और क्या होता है कि ये जो भी एक्सपीरियंस होता है वो आपके पास जो भी इंसिडेंट बेस्ड होता है, तो ऐसे जी। होते तभी निकल पाता है कि ये हुआ है, ये है। बट हुँ, मैंने क्या है कि जहाँ कहीं भी मैंने काम किया है, मेरा सबसे पहला फ़ॉर्मूला है कि मैं कम्युनिटी इंटरेक्शन सबसे पहले रखता हूँ। लोगों के बीच में घुलना-मिलना, और एक है कि मैं जब कभी भी किसी लोगों को कहता हूँ तो उनमें एक है कि लोग विश्वास फेथ करते हैं। उसका फेथ लाना सबसे पहला ज़रूरी होता है। अगर आपका फेथ हो गया, तो फिर आप काम मास्टर वो हैं, कर सकते काम कर सकते हैं। अगर फेथ नहीं है, तो आप फिर कितना भी कुछ करेंगे, कोई सक्सेस नहीं हो सकता है। और ये कंपनी है, कंपनी बिज़नेस पर्पज़ से खोलते हैं, उनको प्रॉफ़िट के पर्पज़ से। तो आपको इसमें जो सीएसआर प्रोफेशनल में जो होते हैं, उनको बैलेंस बना के चलना होता है कि आपको उसका भी देखना है, कम्युनिटी को भी देखना है और बिज़नेस को तो देखना ही। बिज़नेस को अगर आप नहीं देखेंगे, तो कंपनी आपको यहाँ से टिक आउट कर देगी। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हैं। जी। इसीलिए अब आप ये कहेंगे कि मैं कम्युनिटी को ही देखूँ, उसका गलत, क्या बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं, डिसीज़न होते हैं, हुँ, जो हुँ। प्रोजेक्ट में कम्युनिटी के अगेंस्ट में भी लेना पड़ता है और तो उसको देखना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, कैसे स्टेक होल्डर जो होते हैं, मेन स्टेक होल्डर, उसको कैसे बचा करके कंपनी के बिज़नेस को आगे बढ़ाया जा सके। ये मेन मोटिव होते हैं हर एक किसी भी प्रोफ़ेशनल के। धन्यवाद सर, धन्यवाद ओके, इस ओके, पॉडकास्ट थैंक के यू। लिए इतना आपने कीमती समय निकाला, और सारी ओके, हमारी जो प्रश्न है उसको आपने काफ़ी अच्छे से उत्तर दिया। काफ़ी चीज़ें ग्राउंड रियलिटी पता चली जो कि हमें ऊपर से पता नहीं चलती हैं। क्योंकि हम जी, जब भी देखते हैं तो सोशल मीडिया हो या लिंक्डइन हो या फिर फेसबुक हो, कहीं भी हो, अच्छी तस्वीरें ही देखते हैं। बट जो जी। हार्श रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो आपने उजागर किया, और क्योंकि बहुत पहले से आप काम कर रहे हैं, तो काफ़ी फ्रेश इनसाइट्स हम लोग को मिल रहा है कि हाँ, इस टाइप का था और इस टाइप अभी भी हो रहा है। तो एक कंपैरिज़न हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं आपकी बातों को लेके। तो वो ओके, काफ़ी एक लाभदायक चीज़ है हमारे लिए। यहीं तक था सर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच ओके, फॉर कमिंग हियर ओके। टुडे।